नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। लगातार सुबह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव की कवरेज, महा कवरेज जारी है न्यूज इंडिया पर, क्योंकि आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और 9 बजे तक अगर हम बात करें वोटिंग प्रतिशत की तो 8.26% वोटिंग हो चुकी है। 58,445 मतदान केंद्रों पर वोटिंग फिलहाल जारी है। भाई 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी वोट डाला है। चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है पूरे कर्नाटक में चप्पे चप्पे पर। अभिनेता प्रकाश राज मतदान करने पहुंचे और इसके अलावा जो भी तस्वीरें आ रही हैं, तमाम तस्वीरें अब तक न्यूज इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है। सीएम मुंबई और पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने भी वोट डाला और तो चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि आज जब तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी तो जनता किसे स्वीकार करेगी और किसे यहाँ की जनता नकार देगी। तो कौन बनेगा कर्नाटक का किंग, इंतजार बस 13 मई तक का करना होगा। 58,545 मतदान केंद्र, 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। एक चरण में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव। आज के दिन वोटिंग, 13 मई को नतीजे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि जेडीएस किसके पाले में जाएगी चुनाव के परिणामों के बाद। ऐसे में तीनों पार्टियां इस समय जी जान से जो लगी हुई थी चुनाव प्रचार में, आज उन्हीं की किस्मत का फैसला होना है, क्योंकि कई ऐसी हॉट सीटें जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा हो सकता है। दांव पर दिग्गजों की साख है और इसीलिए तैयारी बड़ी जोरदार है। बिल्कुल, तो अलग अलग तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। कर्नाटक सीएम ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। कल भी तमाम जो दिग्गज थे वो मंदिर पहुंचे थे, क्योंकि मंदिर इस वक्त दरअसल बजरंगबली का मुद्दा जो है वो काफी लास्ट मोमेंट पे जाकर के हावी होता हुआ नजर आया कर्नाटक की सियासत के अंदर। तो कर्नाटक सीएम ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 9:15 बजे, करीब 9:15 पर वो पहुंचे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है, जिन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र शिगांव के हावेरी गायत्री देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और वो ये कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कैंपेन की है उससे मैं बेहद खुश हूं। मैं कर्नाटक के लोगों से अपील करता हूं कि बढ़ चढ़कर कर्नाटक के विकास के लिए आप लोग वोट कीजिए। तो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि दरअसल मतदान केंद्र पर तमाम तरह के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। निर्मला सीतारमण को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और एक खूबसूरत तस्वीर तब आई जब एक दुल्हन अपना वोट डालने के लिए शादी के जोड़े में सजी धजी वहां पर पहुंची। इसके अलावा आपको बता दें कि येदियुरप्पा की बात करें या उनके बेटे बीएस येदियुरप्पा की बात करें तो चुनाव लड़ने पर वो क्या बोले, तो आज कई अहम बातें ऐसी हैं जब वो मीडिया के सामने आ रहे हैं तो तमाम दिग्गज लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कौन कौन से दिग्गज हैं, एचडी कुमारस्वामी और तमाम ऐसे नेता जिनकी किस्मत दांव पर है। और चलिए, मेहमानों का बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। रत्नाकर सिंह जो कि कांग्रेस के नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको स्वागत है रत्नाकर सिंह जी। इनके अलावा खेमचंद शर्मा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका शर्मा जी। साथ ही साथ शैलेंद्र दुबे जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी का और समझना चाहेंगे कि आज देखिए, अगर हम चुनावी सर्वों की बात कर लें या फिर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उनकी बात कर लें तो उन सब में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस बार सत्ता पर काबिज होने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस बात से उत्साहित है, आत्मविश्वास बड़ा है या फिर पक्का यकीन है, क्या कहेंगे? बिल्कुल पक्का यकीन है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत में आएगी और जिस तरह से आपने देखा कि सर्वे आ रहा है और हम जमीन पे भी लोगों से जो है संपर्क बनाए हुए हैं, तो हमें निश्चित रूप से यह पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अलोकतांत्रिक तरीके से वहां पे सरकार बनाने की जो कोशिश की थी उसको जनता इस बार पूरी तरह से नकार देगी। 3.5 साल में इन्होंने विकास के नाम पे कुछ किया नहीं और 40% कमीशन वाली सरकार बन के रह गई। तो जनता इन बातों को समझती है और निश्चित रूप से अपना जो है मतदान देकर स्पष्ट रूप से ये दिखा देगी कि वह लोकतंत्र के हित में काम करने वाली सरकार को पसंद करेगी। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जी। खेमचंद जी भी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। खेमचंद जी, क्या लग रहा है इस बार भी जोड़ तोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी क्या? सारे सर्वे ये नहीं दिखा रहे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कई सर्वे दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अच्छे तरीके से सरकार बनेगी। और हमारा इंटरनल सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जोरदार तरीके से वापसी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है। इनका शीर्ष नेतृत्व लगातार नेगेटिव राजनीति में इन्वॉल्व है, देश विरोधी राजनीति में इन्वॉल्व है, लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। और तो और इनकी पूर्व अध्यक्षा ने अभी बोला है
कि कर्नाटक की सोवर्जेंसी मेंटेन की जाएगी, मतलब वो कर्नाटक को भारत का अंग नहीं मानते, वो कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहते हैं। पहले उन्होंने धार्मिक टिप्पणियां की, वो पीएफआई के साथ तो बजरंग दल को कंपेयर करते हैं, फिर इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम करते हैं जो कर्नाटक के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी डबल इंजन सरकार ने काम किया है, हमने करके देखा है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक एक योजना जन जन तक पहुंची है, उसका लाभ हुआ है और एक नया समुदाय कर्नाटक में पैदा हुआ और समुदाय को कहते हैं लाभार्थी समुदाय। उस लाभार्थी समुदाय की जो वोट है वो बिना जाति बिना धर्म के सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिला है, सभी धर्मों के लोगों को फायदा मिला है। हमारी डबल इंजन सरकार का वो सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपकी इस बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद शैलेंद्र दुबे जी का हम रुख करेंगे। जी रत्नाकर सिंह जी। देखिए, अगर ये खेमचंद जी अगर इतना ही विकास अगर इन लोगों ने किया होता तो इनके जो बड़े नेता, जो दिग्गज नेता कर्नाटक में आते और प्रचार करने में ये नहीं कहते कि जो है द केरला स्टोरी में चीजें जो है देखिए उसको उस पर बात नहीं करते। इनके जो है पहले अमित शाह जी ये नहीं कहते कि कांग्रेस आएगी तो हिंसा फैलेगी। इनके ये तक केएस ईश्वरप्पा ये नहीं कहते कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये लोग चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर नहीं आते। तो ये सारी परिस्थितियां बयां करती है ना कि आप जो विकास किए नहीं, ले दे के जो आप ध्रुवीकरण का मामला और कांग्रेस पार्टी के बयानों को ट्विस्ट करके रिप्रेजेंट करने का जो आपके अंदर महारत हासिल है वही आपने किया। आपने जनता को बरगलाया कि बजरंग बली और बजरंग दल में क्या फर्क है, ये आपने जनता को स्पष्ट नहीं किया। हम बात करते हैं धार्मिक संगठन जो धर्म के नाम पे हिंसा करती है उस संगठन की बात करते हैं तो आप बजरंग बली को जुट देते हैं। आप कितने दिन भगवान के नाम को आगे रख करके वोट मांगने का काम करेंगे और कितना झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव में आते हैं, कहते हैं कि हमने प्रभु रामलला को ताले में बंद करने का काम किया। अरे भाई, 1949 में रामलला को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे ताला बंद करिए और कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने 1986 में ताला खुलवाया, पूजा अर्चना करवाई, शिलान्यास करवाया। लेकिन रत्नाकर जी, बजरंग दल पर बैन की बात को लेकर आप लोग देखिए थोड़े खामोश हैं इस समय। आप लोग को नहीं लगता कि हाँ इस पे आप लोग फंस सकते हैं? जो वोट बैंक हल्का फुल्का था वो खिसक भी सकता है इस बयान के बाद। किस पे बजरंग दल पर बैन की बात को लेकर मैं कह रहा हूँ सर। देखिए सागर जी, मैं कहना चाहूंगा कि हमने बात जो कही वो एक ऐसे संगठन का जो समाज में धर्म के नाम पे हिंसा फैलाता है। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीएस या जो भी पार्टियां हैं वो उन तमाम संगठनों पे आकर सामने आकर बैन लगाने का काम करे जो धर्म के नाम पर हिंसा फैलाती हैं। और बजरंग दल का देखा गया है कि इतिहास रहा है कि लव जिहाद पे किस तरह से लोगों को मारना, गौ रक्षा के नाम पे लोगों की हत्याएं करना, मॉब लिंचिंग करना, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको चाहेगी कि देश में इस तरह के हिंसक जो संगठन है उस पर बैन लगाया जाए। ठीक है, शैलेंद्र दुबे को ले आते हैं बीच में। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी को ले आते हैं बीच में। ठीक है शैलेंद्र जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषण होने के नाते दोनों की बात को आपने सुना, आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं? कर्नाटक का क्या मिजाज लग रहा है आपको? देखिए मैडम, ऐसा है, बात अगर सर्वे की करूं तो मैं 2018 का मैं आपको सर्वे का जो रिपोर्ट कार्ड है आपके सामने रखना चाहूंगा। 13 एजेंसीज ने जो सर्वे, ओपिनियन पोल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 13 में से 11 जो है कांग्रेस को या तो मेजोरिटी दे रहे थे या फिर जो है कांग्रेस को लीडिंग जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखा रहे थे। तो वो सारे मोस्टली नॉर्थ और जो है सेंट्रल इंडिया से संबंध रखते थे। 2 एजेंसी ऐसी थी जो साउथ इंडिया से थी जिन्होंने बीजेपी को लीडिंग फोर्स जो दिखाया था। और जब एग्जैक्ट पोल आया, एग्जैक्ट पोल चूंकि मतदान के बाद आता है, तो उसमें तस्वीर काफी जो है बदली हुई दिखाई दी थी और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। वो अलग बात है कि जो कुछ सीटें जो कम पड़ गई, नहीं तो उनको बहुमत मिल गया था अपने। बात अगर इस बारी की जाए तो इस बारी ओपिनियन पोल्स में क्या है कि गलती की गुंजाइश काफी अधिक रहती है, क्योंकि जो नॉर्थ की एजेंसीज हैं वो ठीक है, उतना ग्रासरूट लेवल पे, उतना ग्राउंड पे जो मैकेनिज्म अपनाना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो नहीं अपनाते, जिसकी वजह से जो उनको गलतियों का सामना करना पड़ता है। अभी जो भी सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे में आप ये देखिए, मैं अगर वोट परसेंट की बात करूं तो भाजपा का वोट प्रतिशत जो है 36% से नीचे नहीं जा रहा था, और कांग्रेस का भी पिछली बार जो 38% था, भाजपा का भी 36 था, 2% का फासला था। तो अभी इस बार देखने वाली बात यह है कि पहले ये लग रहा था कि जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पे बैन का जो जिक्र किया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, मेरा मानना है कि सेल्फ ग्रो किया है। आपको डेवलपमेंट के मुद्दे पे गवर्नमेंट को जो है घेरना था, आपको परफॉर्मेंस के मुद्दे पे घेरना था। आप क्यों आपने बैठे बैठाए परोस दिया जो उनको दे दिया, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, मॉडरेशन जो है भाजपा कर रही है।
ये तो आपने खुद शुरुआत की। और बाकायदा जो है अगर आप मैनिफेस्टो में किसी बात का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी विचारधारा को जस्टिफाई करता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो है भाजपा को, मेरा आकलन ये कहता है कि लाभ मिलेगा। और जो ये देखने वाली बात है कि शाम तक मतदान क्या वोट परसेंट वही रहता है या उसमें जो वोट परसेंट में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, ये शाम तक देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक फैक्टर और रहा है, जिस तरह से ओबीसी कैटेगरी को जो है बांट के और उसमें मुस्लिम्स के लिए 4% का जो एलोकेशन किया था उसको नलीफाई करके रिडिस्ट्रीब्यूशन किया गया गोकालिगा और लिंगायत के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगी। तो हो सकता है कि अब मुकाबला जो है रोचक हो गया। अब ऐसा नहीं कि एक तरफा किधर भी नहीं है, ना तो कांग्रेस को ये लगना चाहिए कि नहीं हमें इस पास बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, और ना ही मेरा ख्याल है भाजपा को भी इस तरह का देखना चाहिए कि उनको जो है इस पास बहुमत। रत्नाकर सिंह जी से, हाँ ठीक है सागर। लेकिन शैलेंद्र दुबे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जेडीएस क्या करेगी सर, क्योंकि अभी ना तो बीजेपी की तरफ उसका रुख है ना कांग्रेस की तरफ। क्या जेडीएस सर जेडीएस उधर तो नहीं जाएगी जिधर उसे लगेगा कि फायदा हमारा ज्यादा हो सकता है? एग्जैक्टली इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये तो आप मान के चलिए, क्योंकि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और यदि हंग असेंबली बनती है तो ये आप मान के चलिए कि जेडीएस जो बीजेपी के साथ ही अलायंस करेगी, चाहे जेडीएस का चीफ मिनिस्टर बने या बीजेपी का बने। कांग्रेस को सिर्फ एक ही केस में सरकार में सत्ता हासिल हो सकती है, ये उनको अपने दम पर अगर मेजोरिटी मिलती है तो वही एक संभावना बनती है। क्या कहेंगे रत्नाकर सिंह? ठीक है रत्नाकर सिंह जी, क्या कहेंगे इस संभावना को? देखिए, ये तो बात की परिस्थितियां है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे इफ एंड बट रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आज की परिस्थिति जो दिख रही है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और हम 150 के करीब सीट वहां पे जीतने जा रहे हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे अभी कि इनको तो बजरंग दल वाला बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा। कर्नाटक की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना बौखलाए हुए हैं। वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो सरेआम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भूमिपुत्र हैं वहां के, और जो दलित समाज से आते हैं उनको हत्या करने की धमकी देते हैं, उनके परिवार को खत्म करने की धमकी देते हैं। तो कर्नाटक की जनता ये सब नहीं देख रही है क्या? वसंत गौड़ा जी जो वहां के एमएलए है वो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा को कहते हैं कि विषकन्या है। तो ये सारी परिस्थितियां तो ये पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं विष घोलने का काम तो ये कर रहे हैं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि आरएसएस के विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो जहर के समान है, जो समाज को बांटने का काम करती है, तो उसको किस तरह से ट्विस्ट करने का काम करते हैं ये लोग कि हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा कह दिया, वैसा किया। अरे व्यक्तिगत आरोप तो ये लगाते हैं, सदन में कहते हैं राहुल गांधी जी को कि आपने नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखा। तो इस तरह का व्यक्तिगत आरोप प्रधानमंत्री जी लगाते हैं। हम देखिए, हम आज वहां पे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने जो मुद्दे वहां पे लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। 3.5 साल में इनकी सरकार जो वहां पे रही है वो 40% कमीशन वाली सरकार वहां पे बन के रह गई है। आपने देखा कि किस तरह से जब भी 8-8 करोड़ कैश जो है इनके विधायक के यहाँ बरामद किया जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां वहां पे ये एक सिंडिकेट काम कर रहा था जो 40% पुणे कमीशन वाली सरकार बन के वहां पे रह गई। शर्मा जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। ठीक है सर, आपने बातें कही, इसका जवाब ले लेते हैं खेमचंद शर्मा जी से। रत्नाकर सिंह को आपने सुना, खेमचंद शर्मा जी आप हाथ भी उठा रहे थे, क्या कहेंगे? देखिए, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करते हैं लोग हंसते हैं। 85% कट लेने वाली पार्टी, 85% को खा जाने वाली पार्टी जो भ्रष्टाचार की बात करती है, जो भ्रष्टाचार की जननी है, जिसने भ्रष्टाचार को पैदा किया, जिसने भ्रष्टाचार को भारत में बड़ा किया, वो पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो लोग हंसते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया रत्नाकर, खूब बोले हो आप, सबसे ज्यादा बोले। ठीक है, सुन लीजिए। और अब ये बात करते हैं कि भाई कर्नाटक में इन्होंने शुरुआत नहीं की, हमने शुरुआत की। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम लेके वीडियो वायरल हुआ है, नाम लेके आपने बोला है जहरीला नाग है। उनको बोला है जिन्होंने टॉयलेट दिए हैं, जिन्होंने गैस सिलेंडर दिया है, जिन्होंने फ्री वैक्सीन लगाई है, जो लगातार राशन दे रहे हैं, पीएम किसान के माध्यम से मदद कर रहे हैं। मतलब जो एक नया समुदाय जो लाभार्थियों का खड़ा किया है वहां पे करोड़ों का, उसको आपने आहत किया और माफी नहीं मांगी। फिर उधर की बातें करते हैं, बीजेपी की ये, आरएसएस की ये विचारधारा है और नाम मोदी जी का लेते हैं। उसके बाद उनके बेटे, खड़गे जी के बेटे नालायक कहते हैं आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। पूरा विश्व जिनको मानता है, जिनका डंका मान रहा है, सभी सर्वे, नेशनल इंटरनेशनल सर्वे उनकी लीडरशिप को मानते हैं, आप उनको नालायक कहते हो। फिर कहते हो कि आपके नेताओं पे कोई प्रश्न टिप्पणी कर रहा है।
आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे, उंगली उठा के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे अटैक करके। दूसरा, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और आप कहते हो कि हम केंद्र की बात करते हैं। हम केंद्र की बात करते हैं, हमें उस पर गर्व है क्योंकि हमने काम किया है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास कहने को है। लेकिन फिर भी हम बजरंग बली पर आकर क्यों अटक जाते हैं सर? आगे अटक हम जाते फिर भी बजरंग बली पर आकर बजरंग दल की बात से शुरू होकर हम उसे बजरंग बली तक क्यों पहुंचा देते हैं? बजरंग दल किसके? बजरंग दल की भावना क्या है? बजरंग दल की भावना है सेवा की भावना, समाज में जाके प्रोटेक्शन की भावना। वो काम कर रहे हैं। तो वो आज से काम नहीं कर रहे, लाखों volunteer हैं। बजरंग बली के बराबर है, हाँ या ना? बराबर नहीं, उन्हीं की वही सीख पे, उन्हीं की बात सुन लीजिए, उन्हीं की सीख पे, उन्हीं की भावनाओं पे, उन्हीं के नाम पे, क्योंकि जो काम है, जो पर्पज है वही है। बजरंगियों मतलब सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म में सनातनियों की सेवा, ये बजरंग दल का मोटो है और उसी मोटो से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको याद करने का काम इन्होंने किया है, बजरंगी का अपमान इन्होंने किया। ये वही लोग हैं आज इनको डिनाई करना पड़ रहा है जो भगवान राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे। शैलेंद्र दुबे जी, क्या लग रहा है जब हम जो हमारी पार्टियों की राजनीति होती है या फिर सियासी राजनीतिक समीकरण जो होते हैं उनको तो ना बिठा करके, उनको ना साथ करके हम जब धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ जाते हैं तो ये राजनीति कितनी खतरनाक साबित होगी आने वाले वक्त में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही दुखद है। और जैसा कि मैंने कहा ना, देखिए अगर आप किसी भी विषय की शुरुआत करेंगे तो आप ये मान के चलें कि उसका जवाब नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि सामने भी आपके राजनीतिक दल है, कोई एनजीओ वगैरह सामाजिक संगठन तो नहीं है जो चुपचाप बैठे रहेंगे, उन्होंने उससे कोई लाभ हानि नहीं होना। सबसे पहले ऑफिशियली जो खड़गे जी है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी वरिष्ठ हैं, दलित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो है अगर स्टेटमेंट देना, चलिए उन्होंने, मैं एक बार तो मान भी लूं नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने बाद में उसका स्पष्टीकरण कहा, इस तरह के देने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा की जो सोच है वो जहरीली है। तो मैं ये कहता हूं कि देश में सबसे अधिक लोगों ने भाजपा को वोट किया, लगभग 23 करोड़ लोगों ने वोट किया। तो देश के अंदर 23 करोड़ लोगों की सोच क्या साफ क्या जहरीली है, तो किस तरह का तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं आप? लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो देश के अंदर मौजूदा परिस्थिति में 30 मुख्यमंत्री है, 30 में से 14 मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के, क्या वो लोगों ने नहीं चुने? जो अभी आपने हिमाचल में आपने इस तरह के कोई मुद्दे नहीं उठाए थे, हाँ आपको लाभ मिला, आप वहां सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो आपने इस पिच पर क्यों खेले जिस पर जो है खामखा आपने भाजपा की तरफ जो है कहते हैं ना बॉल जो पुश कर दी और खामखा आप फंस गए। और कहीं ना कहीं जो इनफाइटिंग जिस तरह का ये जिक्र देखने को मिल रहा है, तो इनफाइटिंग कांग्रेस में भी है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का जो वो इनफाइटिंग है वो आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं मतदान में भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है जो जिस तरह राजस्थान में जो परिस्थिति है, और भाजपा के लिए भी आसान इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां जो एक सर्व स्वीकारता होती है नेतृत्व की, जिस तरह से येदियुरप्पा का जो एक वो था क्रेडेंशियल था, उसके तुलना में मुंबई जी का नहीं है। लेकिन जो मुंबई जी लिंगायत समुदाय से, तो जाहिर सी बात है कि उतना जितना ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि लिंगायत समुदाय जो है नुकसान पहुंचा सकता है, मेरा आकलन है ऐसा नहीं मुझे लगता। मुकाबला जो है वो रोचक हो गया है, देखना हमें पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा 13 मई का मामला। बीजेपी मौका देखकर चौका मार देगी सर, आप देखिएगा। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूं आपसे खेम जी की जेडीएस को लेकर आप लोगों का सर मोह क्यों भंग हो गया? पीएम नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं बार बार कि जेडीएस कांग्रेस की बी टीम है, और जबकि आपने उन्हीं के दम पर सरकार दोबारा बनाई थी। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और जोड़ दूं कि इस बारी जो है जेडीएस का अगर वोट शेयर कम होता है, भाजपा के द्वारा जो ओल्ड मैसूरू रीजन है उसमें बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही इंटेंसिव जो है कैंपेन किया गया। तो अगर जेडीएस का वोट शेयर कम होता है तो उससे कुछ फायदा कांग्रेस को भी होगा, बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कहीं भाजपा अपने तक। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और आइए अब सीधा आपको लिए चलते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। मंत्री राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान को तमाम सौगातें
तो इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहां पर मेगा रोड शो जो है वो लगातार जारी है। आप देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा के साथ स्वागत पीएम मोदी का किया जा रहा है, उनका काफिला धीरे धीरे जहां से गुजर रहा है वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया जा रहा है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आज पीएम मोदी का जब ये रोड शो निबट जाएगा उसके बाद रैली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जिस तरीके से गहलोत सरकार की राहतों के बीच सौगातों का पिटारा आज खोलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा, साथ ही साथ सुनना पीएम मोदी को, क्योंकि राजस्थान की सियासत जो है वो इस वक्त अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो संकट में पड़ती हुई सागर फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि अशोक गहलोत एक खेमे में बढ़ चुके हैं, सचिन पायलट दूसरे खेमे में बढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के खेमे अलग अलग होने के बावजूद भी वसुंधरा राजे एक ऐसा किरदार जो लगातार दोनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत भी कुछ कहते हैं तो वसुंधरा राजे का जिक्र करना नहीं भूलते, सचिन पायलट कुछ कहते हैं तो वो भी वसुंधरा राजे को लेकर के आते हैं। तो अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर है, क्या लग रहा है अपने संबोधन में कौन सी वो बड़ी बातें रहेंगी जो आज कहते हुए वो नजर आएंगे? देखिए निदा, बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा था। अगर हम बात करें राजस्थान के इतिहास को लेकर तो यहाँ पर भी उसी तरह से लगातार कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनती चली आई, तो पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा काफी अहम होगा निदा। जी बिल्कुल सागर, आपने बहुत खास बात कही, बहुत अहम बात कही आपने कि ये दौरा बेहद खास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पीएम मोदी का राजस्थान दौरा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं श्रीनाथ जी दर्शन से दरअसल इस दौरे की शुरुआत उन्होंने की है। रोड शो में जलवा जो है पीएम मोदी का दिख रहा है और अब मोदी मोदी के नारों की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो आबू रोड पर जनसभा होगी जिसमें वो करोड़ों की सौगात देंगे और फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आमना सामना होगा। तो प्रदेश में चुनावी साल है और इस साल के दौरान कांग्रेस भाजपा जैसे प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं तमाम लोग जनता को लुभाने के लिए प्रयासों को रफ्तार देना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी यहां पर आज रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत सरकार जहां बड़े पैमाने पर महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता तक पहुंच अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा शासित केंद्र सरकार भी प्रदेश को भर भर के सौगातें देने में जुटी हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर हैं, यहाँ पर राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का एक दिन का राजस्थान का दौरा। उदयपुर एयरपोर्ट पर सबसे पहले पहुंचे पीएम मोदी, जहां पर अशोक गहलोत ने स्वागत किया। उसके बाद पीएम का ये मेगा रोड शो। आज के दिन 5000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन। उदयपुर से सीधे पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे, फिर वहां से ये रोड शो की शुरुआत हुई। मंदिर के दर्शन करने के बाद और आज के दिन रोड शो के बाद सभा को भी संबोधित करेंगे। तो राजस्थान का एक दिवसीय कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का आज के दिन बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है। कर्नाटक में एक तरफ चुनाव और कल के दिन सभी दिग्गज नेता कर्नाटक में लगे थे, लेकिन आज राजस्थान में पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए हर दिन बीजेपी चुनावी मूड में रहती है। राजस्थान में भी साल के आखिरी में चुनाव है। बीजेपी ये चाहती है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी सन 2018 में। इसलिए बीजेपी कोई भी गलती नहीं करना चाहती और मोदी मैजिक के सहारे हर राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने पताका लहराया, एक उम्मीद है कि राजस्थान में भी एक बार फिर कमल खिलेगा। निदा, बिल्कुल, तो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं और रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले ये तस्वीरें रोड शो की आपको हम दिखा रहे हैं, फिर रोड शो के बाद का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ये है कि वो यहाँ से नाथद्वारा के ही दामोदर स्टेडियम में वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जहाँ करीब 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसके बाद अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड पहुंचेंगे, जहां वो मानपुर हवाई पट्टी मैदान पर दोपहर 2:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो इस बार प्रधानमंत्री का जो राजस्थान का दौरा है वो करीब 5 घंटे तक का रहेगा। इस 5 घंटे में तमाम लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन जो है पीएम मोदी के हाथों होने हैं। अब ऐसे में आपको याद होगा, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला का। दीपक चावला, आज का दौरा इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि राजस्थान की सियासत में जो हो रहा है, अब इन सब के बीच पहली बार सीएम गहलोत से आमना सामना होगा। आप देखिए, बिल्कुल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी सिरोही में आए थे, तब वो आने में काफी लेट हो गए थे, तब उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया था और वैसे ही उन्होंने अपना भाषण दिया था और वादा किया था मैं फिर से आऊंगा। तो वादे के मुताबिक वो फिर से आ रहे हैं और इस बार जो है वो ज्यादा समय यहाँ पर दे रहे हैं। लगभग 11 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी के मंदिर के पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद अभी रोड शो जो है वो जारी है। इसके बाद जो है करीब 12:45 से वो विभिन्न जो विकास कार्यों का शिलान्यास है, लोकार्पण है, वो करेंगे और 12:15 के बाद वो लगभग 2:30 बजे जो है एक विशाल जनसभा जो है वो उसको संबोधित करेंगे, जो कि आबू रोड में होने वाली है। बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो आम जन है, बीजेपी कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जैसे वो यहाँ से फ्री होंगे तो लगभग 3:30 बजे वो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का शिलान्यास करेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्र है इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार हर अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो राजस्थान के दौरे पर हैं पीएम मोदी और आज कई सौगातें राजस्थान को वो देने जा रहे हैं।